साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों। और इसमें जो एक खास बात है कि इसके सभी विकल्पों को भी डिस्कस किया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सभी विकल्पों को इसलिए डिस्कस किया गया है। और तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। साथियों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखते हैं पहला प्रश्न आज का कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1773 एक्ट, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया था साथियों। ठीक है, निजी व्यापार से तो मना किया गया ही था और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो है वारेन हेस्टिंग था। सभी प्रश्न बनते हैं साथियों, इसको जरूर इसके पॉइंट को सुनते रहें। इसी एक्ट के माध्यम से दोस्तों 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, जिसका कि मुख्य न्यायाधीश एलिजाइम्पे था। उसमें और 3 सदस्य थे, उस सदस्यों का नाम आपको कमेंट में करके बताना है। कंपनी के शासन पर, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो पहला अब विकल्प है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, ये क्या कहता है, इसको चलिए जान लेते हैं ज़रा हम लोग। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में, 1781 में। क्यों आया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था। कलकत्ता की सरकार को यह अधिकार दिया गया कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए किसको अधिकार दिया गया था साथियों? तो यह है कलकत्ता की सरकार को। ओके, अभी देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो इसमें क्या है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था इस एक्ट के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। इससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, 1784 में आया था ये एक्ट। इससे प्रश्न क्या बनता है कि व्यापारिक मामलों के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया था और राजनीतिक मामलों के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया था। तो साथियों ध्यान से सुनिए, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये 2 बोर्ड बनाए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट क्या है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो कि राजनीतिक मामला देखता था, उसके सदस्यों को वेतन का जो प्रावधान था, वेतन देने का प्रावधान था, वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। दोहरे प्रशासन का आरंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ? अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया है। तो ये 1784 पिट्स इंडिया के एक्ट के थ्रू इस प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। 1909 का पहले हम भारत शासन अधिनियम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1919, उसके बाद 1935 का। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जो इसमें अच्छी बातें हैं आपको जाननी है, जिससे प्रश्न बनते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। किस अधिनियम ने? तो 1909 के सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। लॉर्ड मार्ले क्या था? इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। इसको मार्ले एंड मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और लॉर्ड मिंटो क्या था? यहाँ पे वायसराय था भारत में। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार बोलते हैं। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। अब देखते हैं द्वैध शासन डायरकी क्या है। जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसको बोलते हैं द्वैध शासन। इसका जनक किसे बोला जाता है? साथियों इससे प्रश्न बनते हैं, इसका जनक किसे बोला जाता है? तो यह है लियोनेल कॉर्टिस। इसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण से समझते हैं। 1765 की बात है साथियों। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उसमें जो भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। तो साथियों परिभाषा के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो साथियों इसमें 2 शासक थे, एक भू राजस्व
वसूलता था, उसके पास अधिकार था, और दूसरा जो है प्रशासन करता था। ओके, अभी देखते हैं साथियों, ये तो हो गया 1919 का भारत शासन में। कुछ और देख लेते हैं। इसी अधिनियम में पहली बार भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार, मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ओके, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम में हुआ? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस में किया गया? तो ये भी साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। साथियों सभी प्रश्न बनते हैं इसमें, और इसमें जो एक खास बात वो है, भारत सचिव को इसमें अधिकार दे दिया गया था कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वह कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो भारत सचिव। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो जानेंगे कि इस अधिनियम का आधार क्या था, बेस क्या था। साइमन आयोग की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन इस अधिनियम के आधार थे। पहली बार भारत में संघात्मक सरकार या अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन असफल रहा था। इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देसी रियासतों को लेकर बनाना था इस सरकार को। साथियों, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतों को मिलाकर यह जो है सरकार बनाना था, संघात्मक सरकार, लेकिन यह विफल हो गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। लेकिन यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दिया गया तथा प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को ही दे दिया गया था। यह जो अधिनियम था साथियों 1935 का भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड वेलिंगटन के समय अधिनियम पारित हुआ था। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं तीसरा प्रश्न, जल्दी देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो साथियों अभी हमने डिस्कस किया था, यह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसे में यह प्रावधान किया गया था कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है भारत सचिव। 1935 का भारत शासन अधिनियम साथियों हमने डिस्कस कर लिया है। 1877 का अधिनियम देखते हैं। इसके तहत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक है साथियों, 1 जनवरी 1884 को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में ये क्या है देख लेते हैं। साथियों इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लोक निर्माण विभाग भी लाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में। देखते हैं चौथा प्रश्न कौन सा है। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1858। तो पहले हम इसका डिस्कस करेंगे। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत के राज सचिव की व्यवस्था की गई। दोस्तों भारत के राज सचिव की व्यवस्था 1858 के अधिनियम से ही की गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता था। इसमें और दूसरा पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है जो बनता है, जहाँ से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था इस एक्ट में। ठीक है दोस्तों, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम गवर्नर अगर गवर्नर जनरल कौन था तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, 1858 के अधिनियम के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। अब इसमें देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है। ध्यान से सुनते रहें दोस्तों, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया साथियों। 1813 का जो चार्टर एक्ट अभी आगे आएगा उसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर अभी उसका अधिकार सुरक्षित था। लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि चाय और चीन के व्यापार पर भी कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट इसमें जो जहाँ से प्रश्न बनेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। दोस्तों अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कानून निर्माण के हेतु
गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया था। किससे संबंधित था दोस्तों? विधि क्षेत्र से, कानून निर्माण क्षेत्र से, लॉ से संबंधित था। पहला विधि सदस्य का क्या नाम था? तो यह है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। अभी देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट है, यहाँ विकल्प में ये भी है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। पहली बार विधान परिषद की स्थापना साथियों कब हुई, किस एक्ट के माध्यम से? तो यह है 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ओके, 1861 का एक जो साथियों 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई किसके द्वारा? कैनिंग द्वारा। पोर्टफोलियो की स्थापना की गई साथियों, इसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई इस अधिनियम के माध्यम से। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भारतीय जो प्रमुख अधिनियम पढ़ने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सामान्य अध्ययन हैंड नोट से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो प्रमुख भारतीय अधिनियम है उससे संबंधित 2 वीडियो हैं, आप उसको ज़रूर देखें। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया? अब बताना है आपको, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया, आपको बताना है दोस्तों। इसमें 5वां प्रश्न है ये आपका। तो साथियों इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। तो किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया, आपको बताना है। इसमें 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें किस एक्ट में ख़त्म किया गया। तो साथियों 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें क्या कहा गया था? 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम प्रस्तावित और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी। ठीक है दोस्तों, 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई थी इसमें। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान, साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाने की बात कही गई थी। किस अधिनियम में? तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, और इसमें भारत परिषद का अंत कर दिया गया था इसी अधिनियम में। ठीक है, 1935 का हमने भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया है दोस्तों। 1833 का भी चार्टर अधिनियम हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें 1813 का जो चार्टर एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित था। हमने अभी बात की थी दोस्तों कि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित था। दूसरा इसमें है क्या है? भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च की बात कही गई। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च की बात कही गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट इसी अधिनियम में मिली दोस्तों। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट इसी अधिनियम में मिली। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 5वां प्रश्न हो गया दोस्तों, इसमें अभी 20 प्रश्न हैं, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। 6ठा प्रश्न है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही विकल्प है, आर्य महिला सभा की स्थापना की थी वो है पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जिसने की थी उनका नाम है ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो है एनी बेसेंट। और इसमें आप देख रहे हैं लेडी सदाशिव अय्यर, तो उन्होंने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लेडी सदाशिव अय्यर ने। देखते हैं 7वां, मारो फिरंगी को यह नारा किसका था? आपको बताना है। महात्मा गांधी का था, मंगल पांडे का, इकबाल या भगत सिंह का? तो साथियों मारो फिरंगी जो है ये मंगल पांडे का नारा था। मंगल पांडे का नारा था। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या था? करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सभी जो नारे थे ये महात्मा गांधी के थे। इकबाल का जो नारा था वो था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का नारा था। भगत सिंह का क्या था? ध्यान से सुनते रहें। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सभी जो हैं भगत सिंह के नारे थे। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनाम कमीशन की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है लॉर्ड डलहौजी। इनाम कमीशन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
उद्देश्य क्या था, इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। साथियों, जो ऐसे जागीरदार जो भूमि पर कर नहीं देते थे, उनका पता करके ऐसी भूमि को छीनना था। ठीक है, तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न कौन सा है। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो नर बलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। नागरिक सेवा का 10वां है, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 11वां प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हंटर कमेटी में कौन शामिल नहीं था? हंटर कमेटी में इसमें कौन शामिल नहीं था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में हंटर कमेटी का गठन हुआ। इसमें चीमनलाल शीतलवाड़ शामिल थे साथियों। इसमें कौन था? चीमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, ठीक है, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये सभी इसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों इसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, ये सभी शामिल थे इसमें। 12वां है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? साथियों इसमें बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1912 में। 13वां प्रश्न है, देखते हैं, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना जो ताज का बादशाह है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोला जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। 14वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको बताना है इसमें सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एम.जी. रानाडे। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाडे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आज के 15वें प्रश्न कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका साथियों विकल्प है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली था उसमें ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर। किससे संबंधित था? तो यह लेबर पार्टी से संबंधित था क्लेमेंट एटली। 1857 की क्रांति के समय अगर बात की जाए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो यह है पार्मस्टेन जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ये किस पार्टी से संबंधित था? तो ये था लिबरल पार्टी से संबंधित। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ये भी कब प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय साथियों जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और अगर बात की जाए लॉयड जॉर्ज की, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, किस पार्टी से संबंधित था, तो उसको आपको बताना है कि वो कौन था, किस पार्टी से संबंधित था, आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 16वां है, सिंचाई आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सिंचाई आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, सर कॉलिन स्कॉट मॉनिक्रॉफ्ट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की गठन की हुई थी साथियों। सिंचाई आयोग का गठन कॉलिन मॉनिक्रॉफ्ट की अध्यक्षता में हुई थी। 17वां है, व्हाइट मैन कमीशन भारत कब आया? व्हाइट मैन कमीशन भारत में कब आया साथियों? व्हाइट मैन कमीशन किसको कहते हैं? तो साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अर्थात व्हाइट थे। तो ये आया कब था भारत में? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, 18वां है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन था? तो वह है सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी 1943 में। अभी देखते हैं 19वां प्रश्न कौन सा है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो यह है राजा राम मोहन राय, ये वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है साथियों,
नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930। ठीक है साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।